हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने आप लोगों को एटॉमिसिटी तक का डिस्कस कर लिया था। तो आज न्यू टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कहा था आपको, जैसे H2O आप बनाते हो, कोई मॉलिक्यूल है H2। ठीक है, इसको अगर बनाना है तो यहाँ पर को आप कैसे अनुमान लगा रहे हो, कैसे बता पा रहे हो कि दो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होंगे, यानी कि फोर हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकते ऑक्सीजन से, दो ही होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज नया टॉपिक आएगा, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूला, दी वैलेंसी और चार्ज। देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर को है, देखो एग्जाम्पल डायरेक्ट समझो आप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, इसलिए वो जो थ्योरीज ऊपर दी है वो मैंने नहीं बताया, मैं डायरेक्ट यहाँ से बताना चाह रहा हूँ आपको। एक मॉलिक्यूल है H2S। ठीक है, तो तुमको ये चेक करना है कि सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन क्यों जुड़े, तीन क्यों नहीं जुड़े, H3S क्यों नहीं बना, H5S क्यों नहीं बना, यानी कि सल्फर के साथ फाइव हाइड्रोजन क्यों नहीं जुड़े। तो इस चीज को चेक करने के लिए तुमको जो प्रोसेस अपनानी है वो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल को देखना है। जैसे H2S था, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में दो प्रकार के एटम मौजूद है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है। तो दोनों के सिंबल लिख लेंगे। देखो हाइड्रोजन का जो सिंबल है ये H है, और सल्फर को दिखाते हैं S से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है इसकी वैलेंसी होती है 1। तो इसकी जो वैलेंसी है डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख दी। और सल्फर की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, वो मैंने इसके जस्ट नीचे लिख दी। अब क्या होगा, आप क्रॉस चेक करोगे, इस तरीके से क्रॉस करोगे, यानी कि जो H के साथ आएगा वो 2 आएगा, यानी कि H के साथ कौन आएगा, 2 आएगा। और सल्फर के साथ 1 आएगा, तो 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो ये फाइनल फॉर्मूला, जब हाइड्रोजन और सल्फर आपस में जुड़ेंगे तो H2S बनाएंगे। ठीक है, H3S नहीं बनाएंगे, H4S नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अब नया शब्द आया आप लोगों के लिए कि वैलेंसी क्या होती है, मैं बताता हूँ। वैलेंसी बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो मैंने पहले तो एटॉमिक नंबर समझाया था आपको। एटॉमिक नंबर क्या चीज है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे किसी भी एटम में, वो उसी का एटॉमिक नंबर हुआ। जैसे मैं कहता हूं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर मान लो, अ, जैसे ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं, ऑक्सीजन का भी एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलता हूं मैं 8 है। ठीक है, 8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान देना, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाने वाले हैं ऑक्सीजन का, यहां ध्यान देना। ऑक्सीजन एटम बनाओगे तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आपका ये पहला ऑर्बिट होता है। इस पहले ऑर्बिट में, इस फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब बचे कितने, 8 में से 2 तो यहां आ गए, अब बचे कितने, 6 बचे ना। तो 6 इसमें आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ध्यान देना, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेकंड में, सेकंड वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही आते हैं, क्योंकि जगह छोटी है ये। ठीक है, इसमें केवल 2 आते हैं। सेकंड वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। जैसे नोबल गैसेस होते हैं ना, आर्गन, नियोन, हीलियम, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो पूरा होता है। तो इसका भी ऑक्टेट अगर पूरा करना है, इस ऑक्सीजन एटम को भी अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको 8 बनाना पड़ेगा। इसको अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने बनाने पड़ेंगे, इसको 8 बनाने पड़ेंगे। तो 8 बनाने के लिए इसको ये बताओ कि इसको अगर 8 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है,
दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाना है तो या तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और यहां पर 8 बना देगा लास्ट ऑर्बिट में। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, जिस वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्बिट रिमूव हो जाएगा और केवल अंदर वाला बचा रहेगा। ठीक है, और अंदर वाला बचा रहेगा, तब भी ऑक्टेट पूरा, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वैसे भी ऑक्टेट पूरा हो जाता। ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। ठीक है, गेन करे। तो 6 को रिमूव करने की अपेक्षा 2 को गेन करना आसान पड़ता है इसको, इसलिए जो इसकी वैलेंसी होती है वो 6 ना होकर के कितनी होती है, 2 होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यहां पर सल्फर की, तो ध्यान देना, मैंने एलिमेंट्स को याद करने के लिए बोला था आपको, मुझे उम्मीद है मैं पूछूंगा भी आप लोगों को, जिसको याद नहीं है इसको याद कर लेना। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा चेक करना। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो अगर काउंट करोगे तो 12, 13, 14, 15। ठीक है, इसका अभी ये 15 आ रहा है, तो अगर इस 15 को लिखोगे तो पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8, नहीं सॉरी मैंने गलत बोला, 16 होता है इसका। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप काउंट कर लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर। तो आप अगर काउंट करोगे तो ये 16th पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, 16th पोजीशन में आ रहा है। तो पहले वाले ऑर्बिट में आपके कितने गए, 2, सेकंड में कितने गए, 8, अब बचे कितने, ये तो टोटल 10 हो गए ना, अब बचे कितने, 6। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 6। देखो ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है, पहले में मैक्सिमम 2 जाते हैं, सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 जाते हैं, 8 जाएंगे इसमें, बना लेना, और थर्ड वाले में भी मैक्सिमम 8 ही जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8 ही जाते हैं, तीसरे ऑर्बिट में भी 8 ही जाते हैं, तो यहां पर तो 6 है, तो 8 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है इसको, 8 बनाने के लिए या तो ये 6 के 6 डोनेट कर दे, या तो ये 2 को गेन करे। तो 6 को डोनेट करने की अपेक्षा 2 को गेन करना आसान है इसके लिए, इसीलिए सल्फर की वैलेंसी निकल करके आती है आपकी 2। ठीक है, तो वही चीज करना है आपने, हाइड्रोजन और सल्फर को, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का वैलेंसी लिख देना है और सल्फर के नीचे सल्फर की वैलेंसी लिख देना। जरा मैं बता देता हूं आपको हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट पोजीशन में आता है ना, ये जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हो आप, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ध्यान दो जरा, चेक करना है यहाँ पे। ये है आपका सेंटर और ये है आपका पहला ऑर्बिट। तो इस पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, 2। लेकिन यहां पर को कितने इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के पास, 1। तो एक की आवश्यकता है इसको, या तो ये एक गेन करके, यहां पर एक गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हाइड्रोजन के, तब भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। और दूसरा काम ये क्या कर सकता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उस एक इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर दे, डोनेट कर दे। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करेगा तो तब इस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा रहेगा। ठीक है, तो तब भी इसका ऑक्टेट पूरा माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो है 1, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को वो करना पड़ रहा है, एक्सचेंज करना पड़ रहा है, 1। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो पहला काम आपका एलिमेंट्स को याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से 20 तक के एलिमेंट्स आप याद करो और उनका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेना। मैंने बता दिया है, पहला न्यूक्लियस होता है ये एटम, पहले ये ऑर्बिट होता है पहला ऑर्बिट, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अब इससे ज़्यादा मैं अब हायर क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए 9th में आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक, तो दूसरी चीज, आपको ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को लेना आसान पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को देना आसान पड़ेगा। ठीक है, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन को देना टफ पड़ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान पड़ रहा था, तो इस बैलेंसी 2 हो गई थी, न कि 6 है। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान देना। अब वैलेंसी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। आपको केवल और केवल एटॉमिक नंबर याद रखने हैं और इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना मालूम होना चाहिए। और ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को लेना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है, अगर इतना मालूम कर लोगे आप तो उस एलिमेंट का आप वैलेंसी पता कर लोगे। ठीक है, और जैसे ही वैलेंसी मालूम हो जाएगी आपको तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को लिख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन और सल्फर से मिला करके एक मॉलिक्यूल बनाना था आपको, तो आपको पता चल गया कि 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 सल्फर मिलेगा जब आपस में, तब जा करके H2S बनाएंगे। ठीक है, तो ये जनरली यही मेथड है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हाइड्रोजन और सल्फर दोनों को लिख देना है। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, सल्फर के नीचे सल्फर की वैलेंसी। फिर हम क्रॉस इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा और सल्फर के साथ 1 आएगा, तो फाइनल आपका H2S आएगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के H2S मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला मैंने जैसे अगला यहाँ पर देखो, आप वही चीज करेंगे ना जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल लिखोगे, ये एग्जाम्पल लिखोगे, और ये थर्ड एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल को भी आप लिखोगे, बाकी खुद से ट्राई करोगे। तो थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है, फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर को मैं चलो एक बार के लिए सेकंड वाले को समझा देता हूँ। सेकंड वाले में क्या है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। मैं जल्दी से समझाता हूँ कार्बन की 4 क्यों होती है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा चेक करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 होता है, 6। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैक्सिमम 2। अब बचे कितने, 6 में से 2 तो यहां फिल हो गए, तो बचे कितने 4 ना, तो 4 बचे, तो 4 इसमें आएंगे। तो अब अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि ध्यान दो इस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस वाले ऑर्बिट में 8, 4 तो ऑलरेडी है इसमें। तो ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो या तो 4 को एक्सेप्ट करेगा, ये 4 को गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बस कहीं से भी आ जाए और गेन करे। मान लो ये इस कलर के, मान लो इलेक्ट्रॉन इस कलर के दिखा दिया मैंने 3 4। अब काउंट करो, लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया इसने, 8 इलेक्ट्रॉनों को गेन, नहीं 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। तो कार्बन की वैलेंस आप कितना कह सकते हो, 4। हाँ, दूसरी बात आप ये कर सकते थे, जो इसमें ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही इसमें मौजूद है, आप क्या कर सकते थे, इन 4 के 4 एटम्स को भी आप इलेक्ट्रॉन्स को भी आप क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। देखो कैसे, जैसे ये कार्बन का आपने बनाया, तो देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कर सकते थे, इन 4 के 4 को अगर आउट करो यहां से, देखो दूसरे को भी आउट किया, ये टच नहीं हो रहा है, चलो ये सारा का सारा। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हट गए ना। अब बचे कितने, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे अंदर वाले ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तब भी तो ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पर भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पर भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। इसलिए जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। और ध्यान देना कार्बन के पास ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो 4 इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी सकता है। इसके लिए देना और लेना दोनों इक्वली पड़ता है, दोनों बराबर पड़ता है। तो इसलिए ये क्या करता है, कार्बन हमारे पूरे प्रकृति में अगर हम देखें तो कार्बन जो है मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसी की वजह से ये कैटिनेशन भी शो करता है, मैं बताऊंगा आगे को। ठीक है, कि कैटिनेशन क्या होता है, अभी क्लास 10th में बताऊंगा आपको। तो ये कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है इसी वजह से। तो ध्यान देना, कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो C के साथ 2 आ जाएगा और O के साथ 4 आ जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके C2O4 बना रहे, C2O4। अगर इसको सिंप्लीफाई करके अगर तुम लिखोगे, जैसे 2 को अगर कॉमन लो, मान लो ऐसे कॉमन लोगे, तो ये जो है CO2, क्योंकि कार्बन में से 2 कॉमन लिया तो एक ही बचा यहाँ पर, और ऑक्सीजन में से 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2, यानी कि सिंपल रेशियो में लिख दिया आपने, तो CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम पता होगा आपको। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
तो ये ध्यान देना, ये केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी तो रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये रूल्स आपको लिखा रखे हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, ये हेडिंग डालना, और ये पहला स्टेटमेंट ये वाला लिख लेना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मत लिखना, और नीचे डायरेक्ट आप लोग लिखोगे रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, रूल्स लिख लेना। और ये रूल्स मैंने समझा दिए हैं थ्रू एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल को आप कर लोगे। तो थर्ड वाले को भी मैं समझा दूं, अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, समझा दिया मैंने क्यों होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। अगर क्लोरीन का मैं एटॉमिक नंबर बताऊं तो 17 होता है, ठीक है। अगर 17 को स्प्लिट करके लिखोगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेकंड में 8 जाते हैं, और थर्ड में भी मैक्सिमम 8 जाते हैं। लेकिन आपके पास 2 और 8 को जोड़ोगे तो 10 हो गया, बचे कितने, 7 बचे ना। 2, 8 और 7 को ऐड करोगे तभी तो 17 आएगा, तो 7 बचे। ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 7 के 7 डोनेट कर दे। तो 1 गेन करना आसान रहता है इसके लिए, क्लोरीन के लिए। इसीलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, ना कि 7, ठीक है। 7 नहीं होगी, 7 इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये समझ लो ना, 7 लोगों को धक्का देना आसान पड़ेगा क्या, एक इंसान को खींचना आसान रहेगा, तो एक आदमी को खींचना आसान रहेगा। तो इसीलिए बस यही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्लोरीन की फाइनली अगर वैलेंसी की बात करें तो 1 इसकी वैलेंसी होगी। तो लिखने का तरीका वही है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी आएगी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख देंगे, हाइड्रोजन के साथ 1, क्लोरीन के साथ 1, तो फाइनली हम HCl, ठीक है। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जनरली नहीं लिखेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में इसको हम HCl लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल लिखना। अब सेकंड में करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास मैंने बता दिया था, ठीक है। मैं दोबारा से अगर तो आप लोगों को बता दूं तो एटॉमिक मास में मैंने क्या कहा था, कोई भी एटम आप लोगों के पास है ना, देखो सिंपल वे में अगर मैं बता दूं, कोई भी एटम आप लोगों के पास अगर है, उस एटम में देखो आप, जितने भी प्रोटॉन होंगे प्लस जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, दोनों को ऐड कर दो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाता है। क्योंकि प्रोटॉन का मॉलिक्यूलर मास 1 यूनिट माना जाता है, इसका भी लगभग लगभग रिलेटिव जो मास है न्यूट्रॉन को वो भी 1 माना जाता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को सम करोगे तो इसका एटॉमिक मास मतलब उतना आ जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करोगे, जितने नंबर आएंगे उतना उसका एटम का मास हो जाएगा। बाकी मैंने बताया था कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 का 1 जैसे कार्बन का जो भी है ना मास, अगर उसको 1/12 करोगे ना तो 1 यूनिट निकल के आता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कार्बन 12 के मास को किससे डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी नंबर आपका आएगा उसको बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट जब हम करते हैं तो 1 यूनिट हाइड्रोजन का मास होता है। तो इसी तरीके से यानी कि किसी भी एटम का मास हमने यूनिट में कैलकुलेट किया था, इसका सिंपली ध्यान देना। तो अगर यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट मौजूद है ना, उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे। जैसे हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का 2 × 1, 2 × 1, और प्लस ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है कितना 16, ठीक है। तो ये 16 हो गया। तो टोटल कर दोगे, दोनों को सम कर दो, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना, तो इसलिए दोनों के मास को क्या कर दिया आपने, सम कर दिया। तो 2 × 1 = 2 प्लस 16, तो टोटल कितना आया 18 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए 20 तक के एलिमेंट सबसे पहले उसको याद कर लो, और साथ ही साथ उसके एटॉमिक मास भी याद करो, ठीक है। एलिमेंट हमेशा क्रम से याद होने चाहिए, सीक्वेंस में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने कहा 10 एलिमेंट्स बताओ, आप बिल्कुल भी रैंडमली बता रहे हो, बिल्कुल गलत। आप ऐसा मत करो, आप ऐसे में सीधे इसको सीक्वेंस से याद करो, ठीक है। सीक्वेंस से याद करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर भी पता हो जाएगा और एटॉमिक मास भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना। तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है आपका। अगर फॉर्मूला यूनिट मास की बात करेंगे तो ये भी बस जनरली यही चीज़ है। जैसे जो मॉलिक्यूलर मास है ना,
बस वही यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास होगा। जो भी फॉर्मूले में जैसे NaCl है, Na का मास, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर दो, वही उसका फॉर्मूला मास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फाइनल था यहाँ पर आज का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, आयंस बताऊँगा मैं वहाँ पर से। ठीक है, आज आप लोगों का काफ़ी देखो, वैलेंसी जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा ना, तो आयंस के बारे में बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आयंस नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो वैलेंसी है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो को बार बार देखो, तो एक बार अगर 2 बार भी देखोगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको वैलेंसी पता हो जाती है, तो अगले क्लास में हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ख़ास बात ये ध्यान देना, नोट्स मैं अलग से प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, तो ये वीडियो पॉज करके ही आप लोग क्या करेंगे, नोट्स को राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और शाम तक मुझे आप लोग अपना जो क्लास वर्क है वो सेंड करेंगे। ओके।